हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने जीएसटी कंप्लीट कर लिया। बैंक रिकंसिलिएशन आपके पास पूरा है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? डेप्रिसिएशन। पता है इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बट अब नहीं आएगी। आज से मैं आप लोगों को डेप्रिसिएशन की पूरी थ्योरी समझाने वाली हूँ, क्या होता है, और बेसिक 1 2 3 क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, फिर नेक्स्ट वीडियो से और लंबे लंबे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। करें स्टार्ट? चलो ठीक है। सबसे पहले बेटा, डेप्रिसिएशन मतलब होता है फॉल ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। किसी भी असेट्स की वैल्यू कम होना, है ना। जब भी कोई एसेट्स होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है भाई? यदि हम एसेट्स का यूज करते जा रहे हैं, ठीक है, जब आप कोई चीज खरीद के लाते हो तो धीरे धीरे आप उसका यूज करते हो, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मैम कई बार तो यूज ना करने से भी वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि आपकी दुकान में सामान पड़ा हुआ है ना, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ भी सामान पड़ा हुआ है, और उससे अच्छा सामान मार्केट में दूसरा कम कीमत में आ गया, तो आपकी दुकान में रखा रखा स्टॉक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम। मतलब कई बार टाइम के बीतने के कारण भी वैल्यू एसेट्स की क्या हो जाती है? कम। जरूरी नहीं है कि यूज करने से ही कम वैल्यू कम हो, टाइम बीतने के साथ भले ही आपने उसका यूज ना किया हो, है ना, जिसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस, अप्रचलन। मार्केट में आपका जो सामान है वो अब प्रचलन में नहीं है, उससे अच्छा सामान मार्केट में आ गया है, तो आपकी एसेट्स की वैल्यू अपने आप कम हो गई। आप नई चीज को खरीदकर गाड़ी लेकर आए और आप उसको सीख रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, अपने आप गाड़ी की वैल्यू 10 लाख की 8 लाख 5 लाख में हो बदल गई, है ना। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप किसी एसेट्स को यूज करो तो ही उसकी वैल्यू कम होती है, बिना यूज किए भी आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो सकती है। अब एसेट्स की वैल्यू कम होना उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, उसको बोलते हैं डिप्लेशन। अब ये 3 नाम कैसे आ गए? देखो, यदि कोई टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है ना, बिल्डिंग, लैंड नहीं, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, कंप्यूटर और कोई भी प्लांट, मशीनरी, ठीक है, जो मशीन आप खरीदते हो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो ये सारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं जो दिखाई देती है, जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना। ये बोट मैंने खरीदा था, धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम हो गई। आपका मोबाइल, मेरा मोबाइल जो हमने खरीदा था, अब क्या वो उतने रुपए में बिक पाएगा? नहीं, तो वैल्यू क्या हो गई? कम। इसे क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। हमें इसी पर बात करनी है। अगर इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है, किसकी वैल्यू बेटा? इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि गुडविल, पॉपुलैरिटी। कई बार सपोज कीजिए कोई फिल्म एक्टर है, उसकी 2-3 पिक्चर हिट हो गई, तो उसकी गुडविल अचानक से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और वहीं यदि उसकी 2-3 पिक्चर्स फ्लॉप हो जाए तो उसकी गुडविल कम हो जाती है ना। अपना कॉपीराइट, अपन ने किसी चीज पे राइट्स ले रखा है और उसकी वैल्यू यदि कम हो गई तो ये कहलाता है अमोर्टाइजेशन। मतलब इनटेंजिबल एसेट्स जो हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं सिर्फ, है ना, टच नहीं कर सकते जिनको, वो एसेट्स की वैल्यू यदि कम होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। देखिए, आपको हर चैप्टर के सवाल के साथ साथ बेसिक थ्योरी भी आनी चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं तो जो एमसीक्यूज है हमारे 20 मार्क्स के, वो हमसे नहीं बनेंगे। तो आप लोग कभी भी, जब भी आप 11th हो, 12th हो, कॉलेज हो, ये हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, है ना। अगर हमें थ्योरी पता होगी तभी तो हम प्रैक्टिकल अच्छे से समझ पाएंगे।
अब यदि वहां पे ऑब्सोलेंस वर्ड आ गया, डिप्लेशन आ गया, तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अमोर्टाइजेशन, फॉल इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट, डिप्लेशन, ये वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स मतलब भाई कोयल माइन, कोयले की खदान है, या कोई भी जमीन से जहां पे सामान है ना, मिनरल्स है, यदि हम उनको निकालते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम। तो यहाँ पे जब हम कोई एक्सट्रैक्ट करते हैं, खदानों में से कोई सामान निकालते हैं, तो धीरे धीरे वैल्यू कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिप्लेशन। तो वैल्यू कम होना, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होना, डेप्रिसिएशन। इसमें ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैम लैंड की तो कभी वैल्यू कम होती ही नहीं है। एक्सेप्शन है, लैंड को नहीं लेना है, लैंड पर बनी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं हम। बिल्डिंग की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, लैंड तो एक्सेप्शन है, वो कभी कम नहीं होगा, जमीन तो बढ़ती ही जाएगी। ठीक है। अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होना, और डिप्लेशन, वेस्टिंग एसेट्स, एक्सट्रैक्ट करने वाली जो चीजें होती हैं उनके लिए यूज होता है। क्लियर? ये मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन क्यों होता है। फिर से बात करते हैं कि भाई क्यों डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्वेश्चंस करना पड़ रहा है, क्यों मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ रहा है, आखिर इसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबका मतलब एक ही है बेटा, चाहे आप ऑब्जेक्टिव्स पूछें, चाहे आप नीड्स बोले, चाहे आप इंपॉर्टेंस बोले, सबका मतलब एक ही है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। देखिए, हम आगे चलकर जब पढ़ेंगे तो हम ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए। हम डेप्रिसिएशन को एज अ एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं। फिर से, हम डेप्रिसिएशन को एज अ एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं, लेकिन ये कौन सा एक्सपेंसेस होता है, नॉन कैश, है ना। हम इसको पे नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि 1 लाख की मशीन है हमारी, उस पे हमने 10,000, हमारी वैल्यू कम हो गई। हम ऐसा मानते हैं कि हमारी वैल्यू 10,000 से कम हो गई, तो हम 10,000 रुपए अलग प्रॉफिट में से निकाल कर लिख लेते हैं। हम मान लीजिए हम डेप फंड बना लेते हैं और हमने पहले साल 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन फंड में डाल दिए। किस नाम से, कि भाई हमारी मशीन की वैल्यू 10,000 से कम हो गई। फिर अगले साल फिर 10,000 रुपए हमने निकाल दिए, फिर अगले साल फिर 10,000 रुपए हमने निकाल दिए। बात समझ में आ रही है? मशीन यूज होती जा रही है और हम हर साल प्रॉफिट में से 10,000 रुपए एज अ डेप्रिसिएशन के निकालते जा रहे हैं। तो हमारे पास एक अलग से फंड तैयार हो गया, पैसे तैयार हो गए। जब 8, 10, 15 साल बाद ये मशीन जब खराब हो जाएगी, भंगार में हम इसको बेचेंगे, तो नई मशीन के लिए पैसे कहां से लाएंगे? वो जो डेप्रिसिएशन फंड है ना, जहां से आपने पैसे सेव कर रखे हैं डेप फंड के नाम से, वहां से निकाल के नई मशीन खरीद लेंगे। घर में भी क्या होता है, जब पापा पैसे कमा के लाते हैं तो मम्मी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सेव करके रखती है इमरजेंसी के लिए, या कभी अचानक से कोई नई चीज खरीदनी हो तो मम्मा पैसे थोड़े थोड़े निकाल के रखती है कि कहीं फ्रिज होगा या कोई चीज होगी, ये खराब होती जा रही है, नया एकदम से कैसे लेंगे, तो थोड़ा पैसा अलग निकाल के रखना। अच्छा, उस पैसे में से अपन रिपेयर भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, इसको हम प्रॉफिट में से माइनस करते जाते हैं ताकि हमें ये भी पता चलता रहे कि हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है ना। दूसरी बात, हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी फेयर वैल्यू, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। अब हम 5 लाख की मशीन शो कर रहे हैं, 5 साल बाद भी हम उसको 5 लाख की ही लिख रहे हैं, गलत। 5 लाख की मशीन 5 साल के बाद 2, 2.5, 3 लाख की होगी। अगर आप किसी असेट्स को बिना डेप्रिसिएशन लगाए शो करते जा रहे हैं तो वो सही पोजीशन बता रहा है? नहीं, क्योंकि पोजीशन तो चेंज हो गई। आपने 10 साल पहले गाड़ी 15 लाख की खरीदी थी, आप आज भी कह रहे हैं मेरी 15 लाख की गाड़ी है, गलत। अब उसकी कीमत 5 लाख हो गई है। मतलब धीरे धीरे असेट्स की वैल्यू क्या होती जाती है? कम। तो यदि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमें फेयर वैल्यू पता चलती है, हमारी बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, हमें ये पता चलता है कि
हमने जो माल मतलब जो हमारा गुड्स है, हमने जो प्लांट लगाया है उस प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है, और जो हम चीजें बना रहे हैं उस पे कितना खर्चा आ रहा है कॉस्ट। अब आप 2 करोड़ के प्लांट को लगाकर चीजें बना रहे हो तो उस 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन भी तो होगा। मतलब आप जो चीजें प्रोड्यूस करते हो उन प्रोड्यूस करने में आपका एक्चुअल में कितना खर्चा आया है, ये पता करने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। फिर टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया कि पैसे निकाल कर डेप के नाम से हम अलग रखते जाते हैं, क्योंकि पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ प्रॉफिट में से माइनस करते जाते हैं, तो हमारे पास पैसे अलग से सेव होते जाते हैं। जब हमारी मशीन खराब होगी हम उन पैसों से नई मशीन खरीद लेते हैं। और टू कंप्लाई विथ लीगल प्रोविजंस, मतलब कंपनी एक्ट के अंतर्गत या टैक्स लगाने के अंतर्गत भी अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वहां पर भी सुविधा होती है ना। कंपनी एक्ट के अंतर्गत भी कहा गया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना चाहिए फिक्स एसेट्स पे। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस। आया आप लोगों को कुछ समझ में? डेप्रिसिएशन क्या है? सिर्फ असेट्स की वैल्यू जो कम होती जाती है, हमें ये बताना है कि 5 साल बाद हमारी मशीन की वैल्यू कितनी होगी आफ्टर डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। अब डेप्रिसिएशन के लिए या तो सिंपल सा होता है क्या कि डेप्रिसिएशन भाई हमारी सिंपल से मैं आपको एक बताती हूं। मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी 5 लाख की, ठीक है, कितने की खरीदी? 5 लाख की। मैंने कहा कि 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स मेरी कार की वैल्यू बताओ, और मैंने कहा कि 10% से मैं ये मान के चलूंगी पर एनम, मतलब हर साल मेरी कार की वैल्यू 10% से कम हो जाएगी। हर साल मेरी कार की वैल्यू 10% से कम हो जाएगी। तो पहले साल कार की वैल्यू 5 लाख का 10%, मेरी वैल्यू कितने से कम हुई बेटा? 50 से। तो 5 लाख में से 50,000 चले गए। बताओ कार की कीमत कितनी रह गई अगले साल? 4,50,000। बहुत सिंपल चैप्टर है। फिर 50,000 अगले साल माइनस हो गई तो कार की कीमत हो गई 4 लाख। फिर अगले साल 50,000 कीमत कम हो गई तो कार की कीमत हो गई 3,50,000। आफ्टर 3 इयर्स, 1 2 3, 3 साल बाद आपकी कार की वैल्यू 3,50,000 रुपए हो गई। हम ये मान के चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पहले साल वैल्यू 50 से ही कम हो, बट हम एक एस्टिमेट करके माइनस करते जाते हैं। बस इतना सा तो काम करना है आपको। वैल्यू ऑफ असेट्स लिखना है, उसमें से जितनी वैल्यू कम होती जा रही है उसको माइनस करते जाना है। बहुत सिंपल है। अभी देखो कैसे मैं क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ। तो हम लोग चैप्टर 15 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर उठाएंगे, कौन सा? फर्स्ट, ठीक है। यहां लिखा है SLM मेथड। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूं। देखो बेटा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में यहां इन्होंने लिखा है कुछ स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका क्या मतलब होता है? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके बहुत से नाम हैं। इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो डेप्रिसिएशन आप लोग लगाने वाले हो वो एक ही बार लगेगा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू पे। जैसे अभी अपनी कार कितने की थी? 5 लाख की, उसका 10% 50,000 रुपए, तो हर साल 50,000 रुपए ही माइनस होंगे। डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा, है ना। ओरिजिनल वैल्यू पे जो एक बार डेप कैलकुलेट हुआ है वही होगा। अभी आपको समझाती हूं, आप सिर्फ नाम याद रखो। अच्छा, डेप्रिसिएशन या तो परसेंटेज दिया होता है क्वेश्चन में कि 10%, 5%, 15% असेट्स की वैल्यू कम हुई है। लेकिन यदि परसेंटेज ना दे तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी वैल्यू कितनी कम हो रही है? फॉर्मूले से।
बहुत सिंपल है। आपने कितने रुपए की असेट्स खरीदी? मैंने एसी खरीदा 50,000 रुपए का और उस पर 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन के और बाजार से घर तक लाने के 500 रुपए, 1000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया था। तो टोटल मिलाकर मेरे 10,000 रुपए और उस मशीन पर खर्चा हो गए। जब आप कोई असेट्स खरीदते हो और उस पर जो एक्सपेंसेस होता है ओवरऑल जितना भी, सब कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। फिर उसकी रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर यूज 10 साल के बाद अगर मैं इस एसी को बेचती हूं अटाले वाले को, भंगार वाले को, तो मुझे 5,000 रुपए, 2,000 रुपए मिल जाएंगे वो वैल्यू। तो सपोज कीजिए मैं 2,000 लिख देती हूँ, ठीक। और मैंने एसी को 10 साल तक यूज किया। कितने साल तक? 10 साल। तो 50, 10, 60, 60 में से 2 गया, 58,000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब हर साल मेरे एसी की वैल्यू 5,800 रुपए से कम हुई है। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या बेटा? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स, जिस असेट्स को आपने खरीदा है उसकी वैल्यू प्लस उस पर होने वाला सारा खर्चा। मैम ये सिर्फ नई वैल्यू के लिए होता है, नई मशीन के लिए नहीं। अगर आपने पुरानी सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है और उस पर भी आप एक्सपेंसेस करते हो तो प्लस होगा। फिर उसका रेसिडुअल वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में देंगे। आफ्टर यूसेज, यूज करने के बाद आप उस मशीन को कितने में सेल करोगे वो वैल्यू, और कितने साल आप मशीन का यूज कर रहे हो, टाइम। यदि आप डिवाइड कर देते हो तो आपको पता चल जाता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आप 10 साल तक 5,800 रुपए माइनस करते जाओ, किसमें से? 60 में से। ठीक है, अभी और समझाती हूं। पहले SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिससे हमें बताना है कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। आप क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, आपको टोटल 5 केस दिए हैं। कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन, हमेशा डेप्रिसिएशन 1 साल का लगता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ यदि मशीन विद इन ईयर्स बीच में खरीदी होगी तो फिर मंथ के हिसाब से हम काउंट करेंगे, अभी सिखाऊंगी। एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईच ऑफ अल्टरनेटिव केसेस A, B, C, D, E। परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी दी हुई है, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया हुआ है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स भी दिया है, सब कुछ दिया है। आपको हर बार सिर्फ ये फॉर्मूला पुट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए, फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया है इसलिए मैं वापस नहीं लिख रही हूं। एक बार क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो बता देती हूं, फिर डायरेक्ट करूंगी। सबसे पहले ऐसे करके लिखना, कॉस्ट 1,80,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000 और लाइफ ऑफ ईयर्स 5। ऐसे हर केस में लिखना, मैंने एक बार लिख दिया है। आपको फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कॉस्ट 180 प्लस इंस्टॉलेशन के 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, कितना आएगा बेटा? 2 लाख। 2 में से 10 गया, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 38,000। पहले साल का डेप्रिसिएशन आया 38,000 आ गया, ये रहा। अब उन्होंने क्वेश्चन में आपसे डेप्रिसिएशन भी पूछा है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी पूछा है।
रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, मतलब वो ये भी पूछ रहे हैं कि 38,000 जो डेप लगता है हर साल वो कितना परसेंटेज है, रेट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करूं, देखो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना हो तो मैं फॉर्मूला लगाती हूं कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100। कॉस्ट कौन सी, हमेशा ध्यान रखना एक्सपेंसेस प्लस करने के बाद वाली। तो डेप्रिसिएशन मेरे पास है 38,000, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस मेरे पास है 2 लाख, इनटू रेट मुझे पता नहीं है अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यही कट कर देना, ये 2000 यहां इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू रेट। 3 जीरो से फिर 3 जीरो कैंसिल, ये आ गया 19, रेट आ गई बेटा 19%। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकती हूं मैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट यदि मुझे फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखूंगी, अमाउंट ऑफ डेप इनटू 100 अपॉन कॉस्ट। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है कि रेट कैसे निकालते हैं, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 38,000 इंटू 100, कॉस्ट 180, एक्सपेंसेस 2 लाख, ये डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट निकालना हो तो कितने का डेप्रिसिएशन है ऊपर लिख देना, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है, अपॉन में कॉस्ट। कॉस्ट कभी भी एक्सपेंसेस के बिफोर नहीं, एक्सपेंसेस के बाद वाली लेनी है। फॉर्मूला नहीं याद करना तो ऐसे लिख के कर लीजिए, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। ये आ गया 19%। क्लियर, ये क्या निकाला मैंने, डेप और डेप की रेट। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं इधर आपको अब चारों केसेस फटाफट कर देती हूं। अभी ये कौन सी मेथड से अब बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स मेथड, ओरिजिनल। इसका मतलब यह है कि हर साल डेप 38,000 ही रहेगा। कितना रहेगा, 38। दूसरी मेथड होती है रिड्यूसिंग, बैलेंसिंग, डिमिनिशिंग, जिसमें डेप जो होता है, जैसे मान लीजिए आपकी मशीन 1 लाख की है और आपने 10,000 डेप लगाया, तो अगली बार आपकी मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 90। अब आप 10 न लगाते हुए 90 पे डेप लगा दो, 9,000। अगले साल आप 81 पे लगा दो, मतलब डेप जो होता है वो हर बार बैलेंसिंग फिगर पे लगता है। कौन से फिगर पे, बैलेंसिंग फिगर। डेप चेंज होता जाता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग। ये जब आगे क्वेश्चंस में आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल हमारी मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसमें एक ही बार डेप लगता है, 38,000 हर साल उतना ही माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा 5 केस दिए हुए, तो पांचों केस ऐसे ही करने हैं। पहले इंफॉर्मेशन लिखना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख रही हूं। 4,75,000 कॉस्ट है, एक्सपेंसेस 25,000 है, स्क्रैप वैल्यू 50 है, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, पहले सबके निकाल लेते हैं। सी 90 प्लस 10 इसका खर्चा, माइनस 20 इसकी स्क्रैप वैल्यू, लाइफ ऑफ ईयर 10। सब क्वेश्चन में दिया है बेटा, आपको सिर्फ निकालना है। फिर 3,40,000 प्लस 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10, और लास्ट ई केस 90 प्लस 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4। यहां से क्या निकलेगा आपका डेप। ये सब नहीं लिखा है मैंने, आप सब लिखेंगे। चले, 4,75,000 में 25 जोड़ेंगे, 5 लाख, 5 में से 50 गए, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 9 जा, तो यहां डेप आएगा 90,000। चेक करो, 90,000 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हमें निकालना है रेट। क्या फॉर्मूला बताया, अमाउंट ऑफ डेप। अमाउंट ऑफ डेप है 90,000
इंटू 100 अपॉन कॉस्ट, कॉस्ट 475 प्लस 25 कितना लिखोगे 5 लाख, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसल, 1 से 1 कैंसल, ये हो गया 90, 5 18 जा 18%। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है, अमाउंट ऑफ डेब्ट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस। फिर से चेक करते हैं अगला, 90 और 10 कितना हुआ 1 लाख, 1 लाख में से 20 गए, 10 से डिवाइड, 1 लाख में से कितने जाएंगे आपके 20, तो कितना आएगा 80, 80,000 का 10 में डिवाइड करो। हर साल डेब्ट कितना लग रहा है 8,000, हर साल कितना डेब्ट लग रहा है 8,000। रेट निकालना है 8,000 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट, कॉस्ट कितनी लिखूंगी 1 लाख, 8%। सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है जो अभी आपको मैंने लिखवाया, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ ईयर। 3,40,000 60, कॉस्ट कितनी हो गई 4 लाख, 4 लाख में से 40,000 माइनस हो गए, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 36, ठीक है। और 36,000 इंटू 100 अपॉन 340 लिखोगे कि 4 लाख लिखोगे, 4 लाख हमेशा कॉस्ट में एक्सपेंसेस प्लस होके लिखना, टोटल कॉस्ट 4 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 9 जा। बिल्कुल एमसीक्यूज में आ सकते हैं क्वेश्चंस। ये देखो आपके सारे आंसर्स आ गए। लास्ट 90 10, 1 लाख 20 माइनस करो, 80,000 डिवाइडेड बाय 4, हर साल डेब्ट लगेगा 20,000 और रेट 20,000 इंटू 100 अपॉन 1 लाख। हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट कौन सी लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, रेट आ गई 20%। कितना आ गई 20%। क्लियर, बहुत सिंपल है, अब तो सिंपल हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, सेम ऐसा ही है, यही कर देती हूं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। परचेज सेकेंड हैंड मशीन फॉर 96,000, spent 24,000 on its cartage, repair, installation, estimated useful life of machine 4 year, estimated residual value 72,000। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि डेप्रिसिएशन टफ है क्या टफ? नहीं है ना। चलें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सी? कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। कितने की है सेकेंड हैंड मशीन? ये है बेटा आपकी 96,000, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस सारे एक साथ दिए हैं सबको लिख के, तो 24,000। अगर अलग अलग दिए हो तो प्लस कर लेना। स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू एक ही होती है 72,000 और लाइफ ऑफ ईयर कितना है 4। मशीन कितने साल काम करेगी? 4 साल, ठीक है। फॉर्मूला फिर से क्या है, फिर से लिख देती हूं, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है 96 प्लस इंस्टॉलेशन 24 माइनस रेसिडुअल वैल्यू 72 डिवाइडेड बाय 4। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों केस में किया वही कर रहे हैं। 96,000 प्लस 24,000 माइनस 72,000 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया आपका 12,000। हर साल कितना डेप लगा है 12,000, ये आपका आंसर आ गया बेटा 12,000।
फिर इन्होंने पूछा रेट बताइए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, अमाउंट ऑफ डेप इनटू 100 अपॉन टोटल कॉस्ट, ऐसे लिख देना टोटल कॉस्ट। तो अमाउंट ऑफ डेप कितना है 12,000 इंटू 100 अपॉन क्या लिखना है बेटा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या, इन दोनों को प्लस करके, तो 96,000 प्लस 24,000, 1,20,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया आपका कितना परसेंट, 10%। क्लियर, आया समझ में। एक और करते हैं 1 2 3, तो फॉर्मूला मेथड कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट में आपको मैं मशीनरी अकाउंट सिखा दूंगी। आज हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन का बेसिक, थ्योरी और स्टार्टिंग के कौन से क्वेश्चन, फॉर्मूले वाले। यदि हम सोचे कि ये तो हम सब कर लेंगे, नहीं, हमेशा स्टार्टिंग बेसिक से ही करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड, फिर से आपकी 1 जुलाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम। ऑन 1 जुलाई 2023 राजा लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीन फॉर 5 लाख एंड स्पेंट 1 लाख ऑन इट कार्टेज रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% per annum. Straight line method for the year ending 31st March 2024. अब मैम यहाँ तो फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल। यहां आपको दिया है 1 जुलाई। अब ध्यान से समझना, डेप्रिसिएशन थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है, को हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है। कितने की सेकेंड हैंड मशीन, 5 लाख। फिर हमने एक्सपेंसेस किए 1 लाख और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूरा लिखना 10% पर एनम दिया है। ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चंस में से लिखा बेटा। अब ध्यान से सुनना, बेसिक बताती हूं। जब आप मशीन मिड ऑफ द ईयर, जैसे आपने अप्रैल में नहीं खरीदी बल्कि आपने मशीन कब खरीदी, 1 जुलाई 2023 को, ठीक है। और आपका सेशन कब खत्म होगा बेटा, 31 मार्च 2024। हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल गलती नहीं करोगे। अगर मेरे हिसाब से चलेंगे जो मैं बता रही हूं, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी डेप्रिसिएशन में। आप बस जब खरीदा हो ना परचेस, वहां से मार्च तक, है ना, फाइनेंशियल ईयर हो तो मार्च तक और कैलेंडर ईयर हो तो जनवरी टू दिसंबर, तब की तब बात करेंगे। फिलहाल जब आपने खरीदा हो तब से बस मार्च तक लिखकर मंथ काउंट कर लेना, दैट्स इट। काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हुए बेटा, 9 मंथ। इतना क्लियर है। जुलाई में आपने परचेस किया है तो मार्च तक हो रहे हैं 9 मंथ। आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो पहले टोटल कॉस्ट जो बनेगी वो 5 लाख की मशीन, 1 लाख का एक्सपेंसेस, टोटल कितना हुआ 6 लाख। आपकी मशीन है 6 लाख की, 5 लाख से कभी कैलकुलेशन नहीं होगी। टोटल आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई 6 लाख। 6 लाख का 10% साल के हिसाब से डेप, लेकिन हमने मशीन को सिर्फ 9 महीने अभी जुलाई से खरीदी है तो 9 महीने यूज किया है। कितने महीने, 9 महीने, तो 9/12। क्लियर हुआ बेटा। जब भी आप मंथ लिखोगे अपॉन में 12, मैम यदि डेज हुए तो 365, ठीक है, बट ऐसा नहीं आएगा, हमेशा मंथ आएंगे। आपको बोलेंगे 1 अक्टूबर को खरीदा तो अक्टूबर से मार्च काउंट कर लेना। आपको बोले जनवरी से खरीदा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। बहुत सिंपल है, बस मंथ काउंट करना है। अपॉन में क्या लगाओगे बेटा 12, ठीक है।
अब इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 12 वन जा, 12 फाइव जा, यदि आपको यहां से 12 की टेबल आती हो, इतना तो आता ही होगा, 5 नाइन जा 45,000, डेप आ गया 45,000। इसका मतलब 45,000 रुपीज का डेप हम पहले साल लगाएंगे। कौन से साल? पहले साल, जुलाई 2023 से 2024 तक। अगले साल मैम 45 नहीं लगेगा? नहीं, क्यों? अगले साल तो मशीन हमारे पास अप्रैल से ही है, तो अप्रैल से मार्च तक पूरा 6 लाख का 10% यानी कि 60,000। बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि बस हाँ मैम इतना है आ गया, ये तो और है। बट यदि आप चैनल के साथ बने रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, तो आपको डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना समझ में आया? आज के लिए मैंने आपको पूरी थ्योरी समझाई और कितने क्वेश्चंस बताए? 1 2 3। आप इसको कंप्लीट करके रखो। कल फिर मिलेंगे मशीनरी अकाउंट के साथ 4 5 6 नंबर के क्वेश्चन के साथ, और हो सकता है तो 7। 4 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिल्कुल 4 क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की, खूब सारे मुझे लाइक और कमेंट यदि भेजे, तो कल ही अगला वीडियो मिलेगा 4 5 6 7। बदले में क्या चाहिए? अच्छे अच्छे कमेंट और खूब सारे सब्सक्राइबर। बाय, टेक केयर।